नागिन परी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब औरत वंशिका अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। रूपाली के पिताजी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से वंशिका ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। वंशिका को पार्लर का बहुत अच्छा काम आता था। वो बहुत ही गरीब थी। वो पार्लर में काम करती थी और उसी से जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। वंशिका रूपाली से बहुत प्यार करती थी। उसे किसी भी साधारण सी लड़की को एक बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप करना आता था और उसी ने पूरे ब्यूटी पार्लर का काम संभाल रखा था। इसी तरह हंसी खुशी दिन बीत रहे थे और एक दिन रूपाली उदास मन से अपनी माँ वंशिका के पास जाती है। माँ, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। माँ, जल्दी से मेरे लिए कुछ करो, मुझे चक्कर आ रहा है। वंशिका अपनी बेटी रूपाली को बीमार देखकर बहुत घबरा जाती है और अपनी मालकिन को फोन करती है। हेलो मैम साहब, दरअसल आज मेरी बेटी रूपाली की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मैं जॉब पर नहीं आ पाऊंगी। मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं थर्सडे से जॉब पर आ जाऊंगी। वंशिका की मैडम का नाम राखी था। राखी स्वभाव से बहुत अगड़ू किस्म की औरत थी। तभी वंशिका फोन काट देती है। वंशिका अपनी बेटी की खराब तबीयत देखकर घबरा जाती है। इसके बाद वंशिका बिना देरी किए अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वंशिका अस्पताल पहुंच जाती है। वंशिका डॉक्टर से कहती है, सुनिए डॉक्टर जी, ये मेरी बेटी है और आज सुबह से ही इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए कृपया करके आप जल्दी से इसका इलाज शुरू कर दीजिए। इसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं वंशिका बहन, मैं अभी तुम्हारी बेटी का इलाज शुरू कर देती हूँ। आप जल्दी से काउंटर पर जाकर ऑपरेशन की फीस जमा कर दीजिए। मैं आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर मैडम, मैं अभी ऑपरेशन की फीस जमा कर देती हूँ। वैसे ऑपरेशन की कितनी एडवांस फीस है? वंशिका जी, आपकी बेटी की हालत देखकर लग रहा है कि इनके पेट में सूजन है, इसलिए हमें इनके स्टमक का ऑपरेशन करना होगा, जिसकी ऑपरेशन की फीस पूरी 3 लाख रुपए है। वंशिका डॉक्टर के मुंह से 3 लाख रुपए की बात सुनकर घबरा जाती है। वंशिका डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर उदास हो जाती है। इसके बाद वंशिका अपनी बेटी रूपाली को लेकर घर की ओर आने लगती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। वंशिका अपनी जॉब पर वापस जाती है। तभी वंशिका को अपने सामने देखकर राखी को गुस्सा आ जाता है। ओ मैडम, कहाँ अंदर घुसी आ रही हो? आखिर 2 दिन बाद तुम्हें पार्लर आने का टाइम मिल ही गया। परंतु मैम, मैंने तो आपको बताया था ना कि मेरी बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिन तक ब्यूटी पार्लर नहीं आ पाई। परंतु इसमें आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? हेलो मैडम, अब तुम्हें इतना होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो 2 दिन तुमने ब्यूटी पार्लर ना आकर मेरा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से पूछ रही हो कि भड़क क्यों रही हूँ। परंतु मालकिन, मेरे 2 दिन ब्यूटी पार्लर ना आने से आपका कितना नुकसान हुआ होगा। मेरे 2 दिन ब्यूटी पार्लर में ना आने से ग्राहक तो फिर भी आपके ब्यूटी पार्लर पर आ रहे थे। फिर आप अपना सारा गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रही हो? अच्छा वंशिका, मुझे लगता है तुम्हारी जबान ज्यादा चलने लगी है। तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा चलता है। मैं इस दुकान की मालकिन हूँ और तुम्हारी भी मालकिन हूँ, और तुम हो कि मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। बस मालकिन जी, बहुत हो गया। मैं इतने सालों से आपके ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हूँ। मेरा घर इतनी कम सैलरी में कैसे चल रहा है वो मैं ही जानती हूँ, और आज तो हद ही हो गई। मुझे आज से आपके यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। इतना कहकर वंशिका वो काम छोड़ देती है और अपने घर की ओर आने लगती है। तभी वंशिका को एक पेड़ दिखाई देता है। वंशिका उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने आने वाले समय के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वंशिका की प्यारी सी बेटी रूपाली घर में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी दादी आती है और कहती है, अरे बेटी, कोई है क्या घर में? देख, तेरे घर में आज एक भूखी बूढ़ी अम्मा खाना मांगने आई है। इसके बाद रूपाली अपने घर के बाहर आती है। अरे बेटी, कुछ खाने के लिए है क्या?
मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मेरे पास और आगे चलने के लिए ताकत नहीं बची। हाँ हाँ दादी जी, मेरे घर में आइए, मैं अभी खाना खाने ही बैठी थी। मेरे हिस्से का कुछ खाना बचा होगा, आप वो खा लेना, मैं तो कल फिर भी खा लूंगी। परंतु आपने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आपको उस खाने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद रूपाली बूढ़ी दादी के साथ अपने घर में जाती है। रूपाली बूढ़ी दादी को बेड पर बैठाकर अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो दादी जी 2 दिन से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और इस तरह थोड़ी देर बाद उनका पूरा पेट भर जाता है। इसके बाद दादी जी रूपाली से कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस गरीब बूढ़ी औरत को भरपेट खाना खिलाया। मुझे तो लगता था कि अब इस दुनिया में कोई भी नेक दिल इंसान नहीं बचा, परंतु तुमने मुझे गलत ठहरा दिया। इस दुनिया में अभी भी तुम्हारे जैसे नेक दिल लोग जिंदा है। परंतु दादी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो आपको बस खाना ही खिलाया है। मेरी माँ एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं। तुम्हारी बातों से तो पता लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह बहुत ही संस्कारी और आदर्श औरत होगी। इसके बाद वो बूढ़ी दादी नागिन में बदल जाती है। रूपाली, दरअसल मैं एक नागिन परी हूँ और मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। बेटी, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई मेकअप किट है। तुम्हारी माँ ब्यूटी पार्लर में काम करती है, इसलिए ये मेकअप किट तुम्हारी माँ की सहायता करेंगी। तुम्हारी माँ जैसे ही इस मेकअप किट से किसी भी प्रकार का मेकअप करने के लिए कहेंगी, तभी ये जादुई मेकअप किट अपने जादू से उस औरत का जादू से मेकअप कर देगी, जिससे तुम्हारी माँ को कोई भी फेस क्रीम नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद रूपाली नागिन परी को धन्यवाद बोलती है। वो नागिन परी वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ वंशिका घर की ओर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वंशिका अपने घर पहुँच जाती है। वंशिका अपने बेड पर बैठ जाती है और जॉब छोड़ने के कारण बहुत परेशान थी। तभी रूपाली वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। हाँ बेटी, मुझे भी तुम्हें एक बहुत बुरी बात बतानी है, परंतु पहले तुम मुझे वो अच्छी बात बताओ। दरअसल माँ, आज मैं खाना खाने बैठी थी कि तभी एक बूढ़ी दादी भीख मांगते हुए हमारे घर पर आई थी, जो बहुत भूखी थी। मैंने उन्हें पेट भर के खाना खिलाया, जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे मेकअप किट दी है और उन्होंने कहा है कि हम उस जादुई मेकअप किट से दुनिया का सबसे अच्छा ब्राइडल मेकअप करवा सकते हैं। क्या रूपाली बेटी, तुम ये सही कह रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तुम्हें ये बात बतानी थी कि मालकिन ने मुझे काम पर से निकाल दिया है। मैं इसी बात से बहुत परेशान थी, परंतु अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जादुई मेकअप किट है। हाँ माँ, किसी ने सच ही कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने भी सोच लिया है कि आप अपने इस हुनर का अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगी और खुद के लिए इस जादुई मेकअप किट से अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलोगी। तुम सही कह रही हो रूपाली, अब हम इस जादुई मेकअप किट से एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और इन जादुई मेकअप किट से सभी का बहुत महंगा ब्राइडल मेकअप सस्ते में किया करेंगे और मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और मैं अपनी दुकान कहीं और नहीं बल्कि अपनी मालकिन की दुकान के बगल में ही शुरू करूंगी। इसके बाद वंशिका अपने गांव के सेठ के पास जाती है। वंशिका सेठ से 50,000 रुपए उधार ले लेती है, जिससे वंशिका बहुत जल्दी अपनी सेठानी के बगल में एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। उस दिन के बाद जब भी कोई नया ग्राहक वंशिका के ब्यूटी पार्लर में आता तो वंशिका उसे आंख बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद वंशिका उस जादुई मेकअप किट से बोलकर उसका सबसे सुंदर ब्राइडल मेकअप करवा देती है। ग्राहक अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वंशिका को उसके काम के मुकाबले थोड़े ज्यादा पैसे दे देते हैं। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों बाद वंशिका का ब्यूटी पार्लर उसकी सेठानी के मुताबिक बहुत अच्छी तरह चलने लगता है। ये देखकर राखी उसके ब्यूटी पार्लर में आग लगाने की सोचती है,
रात होते ही राखी चुपके से उसके ब्यूटी पार्लर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही ब्यूटी पार्लर में आग लगाने वाली होती है कि तभी वो जादुई मेकअप किट राखी को अपने जादू से बंदर बना देती है। राखी एक बोलने वाली बंदर बन गई थी। वो अपने आप को देखकर परेशान हो जाती है। उसको अपनी गलती का पछतावा होता है और उसे एहसास होता है कि उसे वंशिका से अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। इसी तरह सुबह हो जाती है और वो वंशिका के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है और उसके बाद राखी सबके सामने वंशिका से माफी मांगती है। वंशिका एक अच्छे दिल की औरत थी। वो राखी को माफ कर देती है। वंशिका राखी को जादू से पहले की तरह कर देती है, परंतु वो वापस राखी के ब्यूटी पार्लर में काम करने से साफ मना कर देती है। आज के बाद वंशिका अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहती है। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर नामक गांव में दो सहेलियां सिमरन और कोमल रहा करती थी। दोनों बहुत ही गरीब थी। दोनों जंगलों से फल तोड़ा करती थी और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचा करती थी। फल फ्रूट्स बेचकर जो भी वो कमाती उससे वो अपने घर खर्च चलाती थी। ताजे ताजे फल खरीद लो, फल खरीद लो, फल ताजे ताजे फल, एक बार ले जाओगे तो बार बार आओगे, फल ले लो फल। अरे यार सिमरन, हम सुबह से फल फ्रूट्स बेचने इस तेज धूप में खड़े हैं और ग्राहक है कि आ ही नहीं रहे। इतनी मेहनत के साथ हम फल तोड़कर लेकर आए, लेकिन सुबह से अभी तक मेरी बोनी तक नहीं हुई। हाँ, तुम सही कह रही हो। सुबह से खड़े खड़े थक गई और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। और अगर आज हमारे ये फल फ्रूट नहीं बिके तो हम अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे? दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही होती है। तभी सिमरन के ठेले पर दो औरतें आती है और अपने घर में होने वाले फंक्शन के लिए सारे ताजे फल खरीद कर ले जाती है। ये सब देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती है। अरे वाह सिमरन, आज तो तुम्हारे सारे फल बिक गए। तुम्हें इन्हें बेचकर बहुत फायदा हुआ होगा और आज तुम्हारे नाम की पार्टी करेंगे हम। काश मेरे भी सारे फल फ्रूट बिक जाते तो हम दोनों इकट्ठे पार्टी करते। काश मेरे पास भी ग्राहक आ जाए और मेरे सारे फल फ्रूट बिक जाए तो हम जल्दी से यहाँ से फ्री होकर घूमने चलेंगे। और मैं अपनी बहन सुनैना के लिए पकोड़े लेकर जाऊंगी, उसको पकोड़े बहुत पसंद है। इस तरह कोमल ग्राहकों के आने का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी ग्राहक नहीं आते और वो दोनों थक हार कर एक साथ अपने घर की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में दो बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। अरे बेटा, हम लोगों को देखकर ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये मेरा भाई है और हम दोनों बुजुर्ग होने के कारण रास्ते में धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन एक कार वाले ने हमारी टक्कर मार दी, जिसके कारण मेरे बड़े भाई के पैर में चोट लग गई और मेरे पास इसकी मरहम पट्टी कराने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम लोगों का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अपनी बुजुर्ग उम्र का बहाना लेकर जगह जगह बैठ जाते हो और पैसों की मांग करते हो, और इस धरती पर रहने वाले लोग तुम्हारी मदद भी कर देते हैं। और एक हमें देखो, हम गरीब हैं। सुबह सुबह उठकर पहले जंगल से फल तोड़ते हैं और फिर उन्हें बेचने मार्केट में जाते हैं। पूरा दिन धूप में खड़े होकर 4 पैसे कमाते हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि हमें वो 4 पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। और तुम यहाँ बैठे बैठे दोनों बुजुर्ग हमसे इतनी आसानी से पैसे लेकर मौज करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें मौज मारने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी मेहनत का 1 रुपया नहीं दे सकती। चलो कोमल। नहीं नहीं सिमरन, ये सच में बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। और मेरी माँ ने सिखाया है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और इन्हें सच में चोट लगी है, ये बहाना नहीं बना रहे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कोमल, तुम आजकल के चालाक लोगों से वाकिफ नहीं होगी, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन मुझे इन लोगों का रग रग पता है, और अगर हम लोग ऐसे ही मुफ्त में सेवा करने लगे तो इन बुजुर्गों की तो सेहत वापस से जवानी में बदल जाएगी, क्योंकि इन्हें तो बस अपनी लाचारी दिखानी होती है। और इतनी देर धूप में खड़े होने के बाद वो 4 पैसे मैंने कमाए हैं, मैं अपने पैसे इस बुढ़े को नहीं दूंगी। ठीक है सिमरन, तो मत करो मुफ्त में सेवा, लेकिन मैं तो इन बुजुर्ग अंकल की मदद जरूर करूंगी।
क्योंकि ये मेरे दादा की उम्र के हैं और मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए अंकल जी, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं और आज मेरी बिक्री नहीं हुई। अगर इन पैसों से आपके भाई की मरहम पट्टी हो सके तो आप पैसे रख लो। बेटा, तुम आज की बिक्री ना होने के बाद भी तुमने हमारी मदद की और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम एक बहुत समझदार बच्ची हो। वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल को आशीर्वाद देता है और चला जाता है। तभी सिमरन कहती है, कोमल, तेरे पास खुद का खर्चा चलाने के लिए तो पैसे हैं नहीं और तूने उस बुढ़ी को पैसे पकड़ा दिए। अब तू अपने घर में आज कैसे गुजारा करेगी? तेरी तो आज बिक्री भी नहीं हुई और ऐसे में मुफ्त सेवा नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा खुद का नुकसान हो जाए। देख, मुझे देख, मैंने उस बुढ़ी की एक बात नहीं सुनी और अपने आप को देख, तूने अपने पास बचे हुए पैसे भी उसको पकड़ा दिए। नहीं सिमरन, तुम गलत कह रही हो। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके और हमारा मन खुश हो सके। वो पैसे किस काम के जब हम किसी की मदद ही ना कर सके। और फिर मैं तो उस बुजुर्ग अंकल की मदद करके बहुत खुश हूँ क्योंकि अंकल भी बहुत खुश हुए और उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। तुझे समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे लगता है तुझे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई और अब मैं तुझे कुछ नहीं समझाना चाहती। चल अब घर चलते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की तरफ चल देती है और चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घायल हिरण मिलता है। अरे सिमरन, इस हिरण को देखो, ये कितना सुंदर है, लेकिन ये घायल होने के कारण चल नहीं पा रहा। क्यों ना हम इसकी मदद करें? क्या यार कोमल, तू हर जगह मदद करती रहती है। ऐसे मदद करते करते तुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और फालतू का समय बर्बाद होता है, वो अलग। तेरी वजह से आज पहले ही घर जाने में देरी हो चुकी है। चल चल, हमें घर चलना चाहिए। अब इस हिरण के मरहम पट्टी करने मत बैठ जाइयो क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है और मैं तो चली अपने घर। सिमरन, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इसको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि ये कितना सुंदर हिरण है कि मैं इसको अपने घर ले जाकर ठीक करना चाहती हूँ। ये जानवर है और कितना सुंदर है और मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सिमरन एक मतलबी लड़की होने की वजह से वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल उस हिरण को अपने गले में बंधे स्कार्फ से साफ करती है और इस स्कार्फ का आधा हिस्सा फाड़कर हिरण के पैर में बांध देती है। और ये सब करते करते रात हो जाती है और जंगल से डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। कोमल अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन वो हिरण उसके पीछे पीछे चलने लगता है। डरावनी आवाज सुनकर कोमल डर जाती है। हे भगवान, मुझे बचा लो, कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। मुझसे अपना एक कदम आगे नहीं रखा जा रहा। अब मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगी और घर में सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोमल जोर जोर से रो रही होती है और कैसे भी करके हिम्मत करती है और धीरे धीरे जंगल से बाहर आने की कोशिश करती है कि तभी वो अपनी आंखों से जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके सामने 2 झरने बह रहे थे। एक झरने से सोने की साड़ियाँ बह रही थी और दूसरे झरने से डायमंड के लहंगे। और ये सब देखकर कोमल चौंक जाती है कि तभी उसके सामने एक डायमंड की परी प्रकट होती है। कोमल, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों झरने मेरे अपने झरने हैं। एक झरना सोने की साड़ियों का झरना है और दूसरा झरना डायमंड के लहंगों का झरना है। तुम्हें इनमें से जो भी झरना चुनना है तुम चुन सकती हो। दोनों झरने एक से बढ़कर एक अचंभे करते हैं। 2 बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें सोने की साड़ियों का झरना मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिल सकते हैं, लेकिन डायमंड के झरने के मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे माता पिता नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम बहुत पैसे वाली बन जाओगी और तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम इस पूरे गांव की रानी कहलाओगी। बताओ तुम्हें कौन से झरने की रानी बनना है, सोने की साड़ी के झरने की या फिर डायमंड के लहंगों के झरने की? मुझे सोने की साड़ी के झरने की रानी बनना है क्योंकि मैं जो भी कमाऊंगी वो खुशियाँ मैं अपने माता पिता के साथ ही पाना चाहूँगी। अकेले रहकर मेरी खुशियों में कौन मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो खुशी ही क्या जिसमें माता पिता साथ ना हो।
कोमल, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। तुम्हारे मन में जरा सा भी खोट नहीं है और ना ही तुम लालची किस्म की लड़की हो। तुमने अपने माता पिता को हर जगह अव्वल रखा और मैं ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुम मेरे दिए हुए टेस्ट में पास हो गई हो। ये लो डायमंड के लहंगों का झरना। आज से ये झरना तुम्हारा हुआ। ये तुम्हें हर चीज़ देगा और तुम्हारी हर सिचुएशन में मदद करेगा। वो सारी बातें मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए कही थी, लेकिन तुमने मेरा टेस्ट बहुत आराम से पास कर लिया और अब तुम इसकी मदद से अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकती हो। ये सब कहकर परी कोमल को डायमंड के लहंगों का झरना दे जाती है। इसके बाद कोमल डायमंड के लहंगों की रानी बन जाती है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को उस डायमंड के लहंगों के झरने में ले आती है और उन्हें अपने साथ रखती है। कोमल रानी परी बनने के बाद बहुत खुश होती है और उसे रानी बनता हुआ देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह कोमल गांव के हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती है और सभी को बहुत खुश रखती है। कोमल के गांव में सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और कोमल और उसके परिवार में अब किसी को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।